बहुत शर्मिंदगी थी और यह कल्पना करना कठिन था कि उसके दिल में क्या चल रहा था, क्योंकि इसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी। वो हमेशा बस्ती के मुख्य चर्च का सबसे उच्च श्रेणी का पुजारी रहा था और किसी अन्य वैद्य के पास उसकी जैसी क्षमताएं नहीं थी। यह व्यक्ति उनके पास था, पुजारी की बात ध्यान से सुना और समझ गया कि उसने अपनी मिशन को अंत तक पूरा किया। एडेन ने साबित कर दिया कि बिना आधिकारिक चिकित्सा अनुमति के वो जटिल कार्य कर सकता है जो पूर्णकालिक कर्मचारियों की क्षमता से परे है। और धन्यवाद के शब्दों के बजाय शार्लोट ने कहा कि वो संघ के अनुरोध को रद्द करना चाहती है, जिसने इस संगठन की प्रतिष्ठा को खराब कर दिया। लड़की के पास इसके लिए एक अच्छा कारण था और नियमों के अनुसार संघ को उसकी जमा राशि का आधा हिस्सा वापस करना पड़ता था। मिशन जल्द ही आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया क्योंकि पुजारी एला के पैर के घाव को ठीक नहीं कर सका और अगर एडेन समय पर नहीं पहुंचता तो वो अपंग हो सकती थी। लड़के को समझ में आया कि वो केवल उन कार्यों को नहीं ले सकता जो लाइसेंस प्राप्त वैद्यों के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन उसके पास निजी मिशनों को स्वीकार करने का पूरा अधिकार था। बेशक उसने कल्पना की कि अन्य लाइसेंस प्राप्त वैद्य उस पर हंसेंगे कि वो दूसरों के कार्य चुरा रहा है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वे हमेशा उसकी ओर उंगली उठाते थे, ये कहते हुए कि वो बिना लाइसेंस वाला एकमात्र वैद्य था। भले ही उनमें से कोई भी उस कौशल स्तर तक नहीं पहुंच सका जो एडेन के पास था, वो इन लोगों की नाराजगी को पूरी तरह समझता था, जो केवल अपने लाइसेंस पर गर्व करते थे लेकिन वास्तव में साधारण अज्ञानी थे। उनकी ईर्ष्या केवल इसलिए थी कि वे जटिल ऑपरेशन नहीं कर सकते थे जो एडेन लंबे समय से कर रहा था। अपनी मदद के इनाम के रूप में शार्लोट ने उसे सोने का एक थैला सौंपा और इस कृतज्ञता को ठुकराने से मना किया। संघ ने लड़की को जो राशि लौटाई उसमें उसने कार्य की आधी लागत जोड़ दी। इस तरह लड़के ने इसे पूरी वास्तविक लागत पर पूरा किया। आखिरकार लड़के ने कम से कम खंजर लौटाने को कहा, लेकिन शार्लोट ने जोर देकर कहा कि वो इसे स्मृति के रूप में रखे, क्योंकि यह हथियार राक्षसों के साथ लड़ाई में अभी भी उपयोगी होगा। खंजर चांदी के पत्थर से बना था, एक दुर्लभ हथियार, और कार्य की आधी लागत को भुगतान में जोड़ा जाना था। यह उपहार लड़की की माफी के रूप में माना जा सकता था, क्योंकि उसने युवा वैद्य की शक्ति को कम आंका था, बिना उसकी वास्तविक शक्ति को समझे। उसके लिए अपनी साथी एला की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था, और वो खुश थी कि सब कुछ अच्छे से खत्म हुआ। जवाब में लड़के ने उसे आश्वासन दिया कि वे निश्चित रूप से फिर मिलेंगे, ये महसूस करते हुए कि वो शुरू में दिखाई गई तुलना में बेहतर निकली, और अगर उनके परिवार के किसी सदस्य को मदद की जरूरत होगी तो वो किसी भी क्षण बचाव के लिए आने और सबसे जटिल बीमारी को ठीक करने के लिए तैयार था। अब उसके पास एक छोटा लेकिन काफी वजनी सोने का थैला था, जिसमें कम से कम 7 लाख सिक्के थे। इसके अलावा उसके पास 2 मिलियन की बचत बची थी, और वो क्रॉसबो खरीदने के लिए ठीक 2 मिलियन कम था। सिस्टम विंडो खोलकर उसने रूलेट को कई बार घुमाने का आदेश दिया, ये उम्मीद करते हुए कि उसे भाग्य मिलेगा और उसे कोई मूल्यवान जादुई कलाकृति मिलेगी। इस बार उसे एक अमृत की बोतल मिली जो उसे हवा के तत्व को नियंत्रित करने की क्षमता देती थी, और वो पदार्थ की संरचना का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके हवा की औषधियां बना सकता था। यह सबसे खराब वस्तु नहीं थी, भले ही उसे इसे पाने के लिए 100 से अधिक अंक खर्च करने पड़े। अब बाकी केवल और पैसे जुटाने की कोशिश थी, और इस उद्देश्य के लिए एडेन एक परिचित फार्मेसी में गया जहां उसकी पुरानी दोस्त काम करती थी। अंदर प्रवेश करते हुए उसने चुपके से मालकिन को नमस्ते कहा, और यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने जो हो रहा था उसे देखेगा। फार्मेसी की मालकिन राक्षसों की लाशों को काट रही थी, कुछ ऐसा कर रही थी जो वो शायद सबके सामने दिखाना नहीं चाहती थी। बिना नजर उठाए क्लारा नाम की लड़की ने लड़के को पास आने और वो लेने को आमंत्रित किया जो वो लेने आया था, लेकिन अचानक उसे पता चला कि वो कुछ खरीदना नहीं चाहता, लेकिन इसके विपरीत वो उसे एक बहुत मूल्यवान वस्तु बेचने आया था। इसके बाद उसने जल्दी से राक्षस की लाश को मेज से हटाया और लड़के को तुरंत दिखाने का आदेश दिया कि उसके पास क्या है। ये उस परजीवी का शरीर निकला जिसे उसने अपने आखिरी मरीज के पैर से निकाला था, आधा कटा हुआ। क्लारा ने तुरंत इस जोंक को बस्ती के दलदली क्षेत्रों से पहचान लिया और महसूस किया कि उसके सामने प्रयोगों के लिए एक दुर्लभ नमूना है। हालांकि शरीर आधा कटा हुआ था और उस पर कई खरोंच और घाव थे, इसलिए वो इसके लिए बड़ी राशि देने को तैयार नहीं थी। लेकिन उसे यह तथ्य अभी भी आकर्षित कर रहा था कि यह उत्परिवर्ती हाल ही में मारा गया था और वो जादुई औषधि बनाने के लिए ताजा रक्त के नमूने प्राप्त कर सकती थी। जब वो प्राणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रही थी, लड़का उसके मांसाहारी पौधे के पास रुका जिसने लगभग उसकी उंगली काट ली। लेकिन अगले ही सेकंड उसने सुना कि लड़की मरे हुए राक्षस के शरीर के लिए उसे 3 मिलियन देने को तैयार है। यह राशि काफी प्रभावशाली थी
और लड़के को एक काली जोंक के लिए 5 लाख भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि यह काली जोंक का एक उत्परिवर्तित प्रकार था, क्योंकि इसके दांतों का रंग सामान्य जोंकों से काफी अलग था। राक्षसों के उत्परिवर्तित प्रकार सबसे मजबूत होते थे और उनके पास विशेष कौशल होते थे, जो उनकी प्रजातियों के बिना आनुवंशिक कोड में बदलाव के नहीं होते थे। इसके अलावा इन राक्षसों और अन्य सभी प्राणियों के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर था, और एडेन ने पहली बार लड़की से इसके बारे में सुना। अवशेषों के बिना दुर्लभ राक्षसों के शरीर उसके प्रयोगों के लिए बेकार हो जाते थे, लेकिन वो उत्परिवर्तित राक्षसों का उपयोग कलाकृतियां बनाने के लिए कर सकती थी। उत्परिवर्तित राक्षस दुर्लभ और कम अध्ययन किए गए थे, इसलिए वो कई गुना अधिक भुगतान करने को तैयार थी। हाँ, ये एक शानदार सौदा था, खासकर क्योंकि ये वही राशि थी जो एडेन को क्रॉसबो खरीदने के लिए चाहिए थी। बाकी पैसे प्राप्त करके वो हथियारों की दुकान की ओर जल्दी गया, ये उम्मीद करते हुए कि क्रॉसबो अभी भी उसके लिए रिजर्व है। विक्रेता की मेज पर हथियार की पूरी राशि फेंकते हुए लड़के ने कहा कि थैले में 14 मिलियन है और यह दुर्लभ क्रॉसबो की कीमत थी। उसकी जिद दिखा रही थी कि उसे वास्तव में क्रॉसबो की जरूरत थी, अन्यथा वो बिना खटखटाए दुकान में नहीं घुसता। सौभाग्य से दुकान के मालिक ने अपना वादा निभाया और खुशी खुशी उस व्यक्ति को हथियार बेच दिया जिसे इसकी जरूरत थी। और अब लड़के के हाथों में वो क्रॉसबो था, जो उसने पहली बार दुकान में देखते ही उसे पुकारता हुआ प्रतीत हुआ था। अब क्रॉसबो केवल उसका था और वो उस प्राणी के फिर से संपर्क करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने आखिरी कार्य पूरा कर लिया था। धीरे धीरे दूसरी मंजिल पर चढ़ते हुए वो उस आवाज के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब तक क्रॉसबो उसके हाथों में था कोई आवाज नहीं सुनाई दी और एडेन ने महसूस किया कि यह काफी नहीं था। उसने क्रॉसबो को सिस्टम में अपनी इन्वेंट्री में रखने का इरादा किया, ये उम्मीद करते हुए कि उसकी योजना पूरी हो जाएगी। इसके तुरंत बाद उसके सामने एक विशाल सिस्टम विंडो प्रकट हुई और वो कई मिनटों तक खाली स्क्रीन को चुपचाप देखता रहा, किसी के प्रकट होने की प्रतीक्षा में। लेकिन इस पूरे समय कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि आखिरी क्षण में उसने बदलाव देखे। परिचित सिस्टम विंडो, जो पहले नए कार्य और इनाम की वस्तुएं दिखाती थी, अब अजीब व्यवहार कर रही थी। अधिसूचना विंडो में स्पष्ट रूप से कुछ हो रहा था, और जबकि संदेश का हिस्सा शायद क्रॉसबो से संबंधित था, बाकी समझ से परे था। लड़के को लगा कि सिस्टम उसके साथ खेल खेल रही थी, बिना स्पष्ट जवाब दिए। शायद यह बस एक गड़बड़ी थी, क्योंकि सिस्टम के साथ संचार में ऐसे मामले अत्यंत दुर्लभ थे। एक समय पर एडेन गुस्सा हो गया, यह महसूस करते हुए कि सिस्टम उसे गुमराह कर रही थी और उसके सवालों के जवाब नहीं दे रही थी। उसने वही क्रॉसबो हासिल कर लिया था जो वो चाहता था, और अब स्पष्टीकरण का हकदार था ताकि उसके सभी सवालों के जवाब मिले। वो चाहता था कि सिस्टम के पीछे जो भी है वो तुरंत अधिसूचनाओं के पीछे छिपना बंद करे और बात करने के लिए सामने आए। अचानक अधिसूचना विंडो ने अपना स्वरूप बदल लिया और उस पर मौजूद प्रतीक उसे बेहद परिचित लगा। 2 वर्गाकार कोष्ठकों के बीच एक तारा था, जो 4 दुर्लभ क्षमताओं में से एक का प्रतीक था। उसने कुछ देर तक चुपचाप विंडो को देखा, लेकिन उसे एक छोटे तारे के अलावा कुछ नहीं दिखा। कुछ सवाल थे जो एडेन को सबसे महत्वपूर्ण लगते थे, क्योंकि वे इस बात से संबंधित थे कि वो यहां कैसे आया और ये सब क्यों हुआ। इस महाद्वीप पर शुरुआती दिनों में लोग या तो मर जाते थे या अंधेरी गुफाओं में पीड़ित होते थे। यहां रहने या बाहर निकलने का रास्ता तलाशने के बारे में बहस 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। लेकिन समूह ने जो भी निर्णय लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले उन्हें जीवित रहने के लिए पैसे जुटाने थे। एडेन ने सबसे पहले यह विचार दिया कि समूह में सभी को नौकरी ढूंढनी चाहिए और कम से कम कुछ पैसे कमाने चाहिए। सामान्य योजना के अनुसार उन्हें पूरे क्षेत्र में बिखर जाना था और इस नई दुनिया में जड़ें जमानी थी, जिसमें उन्हें एक अज्ञात प्राणी ने खींच लिया था। उस दिन से 3 साल बीत चुके हैं और अब एडेन को कम से कम कुछ जानने का मौका मिला है कि अज्ञात के अंधेरे के पीछे क्या छिपा था। वैसे संदेशों और अधिसूचनाओं की मात्रा कम होती जा रही थी और यह स्पष्ट नहीं था कि यह किससे जुड़ा था। अब एडेन को सवाल पूछने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि शायद दूसरा मौका न मिले। वो जानना चाहता था कि क्या उस प्राणी ने उन्हें इस महाद्वीप पर ले जाया था और सिस्टम विंडो के माध्यम से उससे संवाद करने का उसका क्या मतलब था। अजीब जवाब से उसने महसूस किया कि यह विचार बेतरतीब नहीं था और सिस्टम वास्तव में उससे जुड़ा था जिसने इस पूरे खेल की व्यवस्था की थी। अब वो इस सवाल में रुचि रखता था कि सिस्टम का यह अज्ञात मालिक कौन था और उसने ये सब क्यों किया। लेकिन जवाब अस्पष्ट था और एडेन अभी भी नहीं समझ सका
कि सिस्टम का मतलब क्या था। अब वो समझना चाहता था कि क्या उनकी दुनिया में वापस लौटने का कोई रास्ता है, या क्या वे किसी और के स्थान में जीने के लिए अभिशप्त है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए। इसके अलावा यह समझना मुश्किल था कि क्या इस स्थान में प्रवेश करने वाला एक भी व्यक्ति अपने घर लौट पाया था। उसने एक दोस्त से एक योद्धा के बारे में सुना था जिसने इस बाधा को पार किया था, लेकिन अब एडेन को उन शब्दों की सत्यता पर संदेह था। एडेन को जितना हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करनी थी, क्योंकि उन्हें बस किसी दूसरी दुनिया में नहीं बुलाया जा सकता था। इसमें कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता था कि यहां आने वाला कोई भी इसके करीब नहीं पहुंचा था। उसने सिस्टम को अपनी नोटबुक का एक पेज सौंपा, ये उम्मीद करते हुए कि यह कम से कम संकेत देगा कि उसका कौन सा अनुमान सत्य के करीब है। कई मिनटों तक सिस्टम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, यहां तक कि संकेत भी नहीं, और एडेन ने फैसला किया कि उनकी बातचीत खत्म हो गई थी। लेकिन जल्द ही उसके सिर के ऊपर फिर से विंडो प्रकट हुई, हालांकि वो अभी भी उसी स्थिति में था, चमत्कार की उम्मीद में। आखिरी सवाल जो उसने पूछा था वो ये था कि सिस्टम ने शुरू में जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस तक पहुंचने के लिए उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। पिछले जवाब से उसे वो जानकारी मिली जो उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी। आखिरकार एडेन को एहसास हुआ कि किसी ने उन्हें यहां गुलामों के रूप में उपयोग करने के लिए खींच लिया था, ताकि वे अंक कमाएं, और वे एक अज्ञात कठपुतली के हाथों में कठपुतलियां थे। यह कष्टप्रद था, लेकिन उसे शांत होना पड़ा और इस पर विचार करना पड़ा, क्योंकि एडेन ही वो था जिसके पास इन अज्ञात प्राणियों के लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका था। उसे उस दुष्ट के इरादों की परवाह नहीं थी, लेकिन वो घर वापस जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। शायद ये प्राणी महाद्वीप का देवता था, उन लोगों से ताकत खींचते हुए जो अनंत काल तक चक्कर लगाते थे। यहां से निकलने की कोशिश करते हुए उसने अधिसूचना स्क्रीन के केंद्र में सीधे देखा और सख्ती से उस सवाल का जवाब मांगा जिसका वह लंबे समय से हकदार था। अगर दुनिया के मालिक का वास्तव में कोई उद्देश्य था तो एडेन उसे हासिल करने में मदद कर सकता था, अपनी गुलामी से मुक्ति कमाते हुए। लेकिन जवाब में उसे एक अधिसूचना मिली कि उसके सारे अंक अवशोषित हो गए हैं और उसके कुल अंक 32 से अधिक नहीं है। यह अनुचित था, क्योंकि इस पूरे समय में उसे अपने सवालों का एक भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला और सिस्टम ने बेरमी से उसका लगभग पूरा बैलेंस काट लिया। उस क्षण से एडेन ने खुद से कसम खाई कि एक बार जब वो यहां से निकलेगा तो वो अपने सारे कष्टों के दोषी को ढूंढेगा और इस दुष्ट के साथ बातचीत बहुत संक्षिप्त होगी। लेकिन उसी पल उसने देखा कि उसे एक नया क्वेस्ट ऑफर किया गया था और इसके इनाम के रूप में उसे काले तारे वाला एक कौशल मिलेगा। पता चला कि सिस्टम ने उसके सारे अंक ले लिए और तुरंत उसे एक क्वेस्ट ऑफर किया, जैसे कि उसने अपने जमा अंकों के साथ इस अवसर के लिए भुगतान किया हो। शायद इस प्राणी को सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए जितना हो सके उतने अंक चाहिए थे, और प्रतिभागियों का मुख्य लक्ष्य बस क्वेस्ट पूरा करके और अधिक अंक इकट्ठा करना था। इस प्राणी के साथ अगली बातचीत शायद बाद में होगी। जैसे जैसे सिस्टम की अधिसूचनाएं कम होती गई, मानो वो प्राणी दूर जा रहा हो, कोई रास्ता न होने पर एडेन ने मिशन को पूरा करने के लिए सहमति देने का फैसला किया, यह महसूस करते हुए कि यह घर से उसका एकमात्र संबंध था। उस क्षण से उसने इस सिस्टम अधिसूचना को अपना प्रबंधक कहने का निर्णय लिया, क्योंकि किसी भी प्रबंधक की तरह यह प्राणी उसे अपने संदेश भेजता था। अभी भी सवाल थे, लेकिन अब कम से कम सब कुछ ठीक करने और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का एक छोटा सा मौका था। लेकिन पहले एडेन ने अच्छा भोजन करने का फैसला किया और परिचित भोजन कक्ष की ओर बढ़ा। ग्रिल्ड खरगोश सैंडविच इस प्रतिष्ठान में उसका पसंदीदा व्यंजन था, लेकिन इस बार यह ध्यान देने योग्य था कि रसोइयों ने मांस को थोड़ा ज्यादा पका लिया था। कल उसने कई मूल्यवान वस्तुएं हासिल की थी, जिनमें से मुख्य था 14 मिलियन सोने में खरीदा गया क्रॉसबो। यह क्रॉसबो उसके शस्त्रागार में एक शानदार जोड़ था, हालांकि इसे खरीदने के लिए उसने बहुत प्रयास किए थे। अब एक और सिस्टम रूलेट शुरू करके एडेन को उम्मीद थी कि कल की बातचीत के बाद उसे एक नई मूल्यवान वस्तु मिलेगी। एक समय पर उसने महसूस किया कि रूलेट बहुत देर तक घूम रही थी, जैसे कि सिस्टम उसे वो पुरस्कार नहीं देना चाहता था जिसका वो लंबे समय से हकदार था। फिर भी एडेन अधिसूचना विंडो में कई नए कौशलों को देखकर आश्चर्यचकित हुआ और सिस्टम की उदारता पर हैरान था, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक उदार थी। ये सभी कौशल क्रॉसबो से जुड़े थे और अब से ये हथियार शायद उसके शस्त्रागार में मुख्य बनने वाला था। इसके अलावा उसकी दृढ़ता और उत्साह ने उसे बोनस अंक दिए और उसे उम्मीद थी कि सब कुछ इसी तरह अच्छा चलता रहेगा। उसी क्षण दरवाजे पर उसका पुराना दोस्त प्रकट हुआ और उसके हावभाव से साफ था कि वो थोड़ा अस्वस्थ था। एडेन को देखकर पीटर ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और उसे फिर से देखकर खुश हुआ। लेकिन सामान्य मिलन और बातचीत के बजाय एडेन ने पीटर को थोड़ा उसके साथ चलने
और कुछ महत्वपूर्ण बताने के लिए आमंत्रित किया। पीटर को वो नवीनतम जानकारी जानने वाली थी जो एडेन ने हासिल की थी, और ये खबर उसे झकझोर देने वाली थी। जब पीटर को पता चला कि उन्हें इस दुनिया में केवल अंक प्राप्त करने के लिए लाया गया था, तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उन्हें इतनी तुच्छ भूमिका दी गई थी। दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा वो गुलाम नहीं बनना चाहता था, लेकिन सिस्टम के रचयिता ने उसके और उसके सभी दोस्तों के लिए यही तैयार किया था। अब उसे यकीन था कि वे यहां हमेशा के लिए रहेंगे, और आंखों में आंसुओं के साथ उसने एडेन से कहा कि उन्हें घर वापस जाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए और बस नई जिंदगी की आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन वैद्य ने शायद ही ऐसा सोचा और एक बार फिर अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश की, वादा करते हुए कि जल्द ही सब कुछ बेहतर हो जाएगा। उन लोगों से निपटना जरूरी था जो इस पूरे समय उनकी राह में रोड़े अटका रहे थे, जैसा कि हाल ही में कलाकृति मूल्यांकनकर्ता के साथ हुआ था। कौशल हासिल करने के लिए अपने सहकर्मियों को ठीक करना संभव था, जिससे चिकित्सा कला में अनुभव तेजी से प्राप्त हो सकता था। लगातार लोगों को ठीक करके एडेन जल्दी ही गायब हुए अंकों को वापस प्राप्त कर सकता था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि इसके बाद वो उनके साथ क्या करेगा। जवाब देने के बजाय उसने पीटर की ओर अपना हाथ बढ़ाया और गंभीरता से उसे अपना साथी बनने का प्रस्ताव दिया। अगर पीटर मदद करने के लिए सहमत होता है तो यात्रा के अंत में उसे उस गुलामी से मुक्ति मिलेगी जिसमें वे फंस गए हैं। एक टीम संगठित करना जरूरी था, और सबसे उपयुक्त उम्मीदवार वे थे जो इस दुनिया में जम से रह रहे थे। पीटर एकमात्र व्यक्ति था जिस पर एडेन भरोसा कर सकता था और जिसके पास सबसे कठिन परिस्थितियों में उसकी मदद करने का पर्याप्त अनुभव था। यह महसूस करते हुए कि यह प्रस्ताव उसके जीवन के सबसे गंभीर प्रस्तावों में से एक था, लड़के ने शिष्टाचारवश सोचने का दिखावा किया। हालांकि वास्तव में उसे जवाब बहुत पहले से पता था। अगले ही सेकंड उसने चौड़ी मुस्कान के साथ अपनी खुशी को छिपाए बिना घोषणा की कि वो एडेन जैसे प्रतिभाशाली वैद्य को मना नहीं कर सकता। लड़के को पता था कि वो हमेशा पीटर पर भरोसा कर सकता है, और एक बार फिर उसे यकीन हो गया कि उसने इतना भरोसेमंद सहयोगी चुनकर सही फैसला किया था। हालांकि अजीब बात यह थी कि पीटर ने अचानक एक चाकू निकाला और अपनी दोस्ती को खून से सील करने का फैसला किया, जो आसपास के लोगों के लिए थोड़ा डरावना लग रहा था। उसने गंभीरता से अपने हाथ में खंजर से वार करने की सोची, बिना एडेन से पूछे कि क्या वह इस असामान्य गठबंधन के तरीके से सहमत है। पीटर चाहता था कि एडेन उसके घाव को ठीक करे, जिससे उसे अनुभव मिले, लेकिन यह नहीं सोचा कि यह दूसरों की नजर में अजीब लग सकता है। एडेन ने चेतावनी दी कि सिस्टम आत्मयातना के लिए अंक नहीं देता, और अपने दोस्त से अनुरोध किया कि वो सबके सामने ऐसी हरकतें न करे। बेहतर होता कि जो हो रहा था उसे छिपाया जाता, क्योंकि लड़के ने इतना खून खो दिया था कि यह पास में मौजूद किसी को भी चौंका सकता था। जल्द ही पीटर का हाथ पट्टी बांधकर खड़ा था, क्योंकि एडेन ने जादू का उपयोग करके उसके घाव को जल्दी ठीक कर दिया था। कुछ समय बाद वे साहसी संघ के भवन के पास पहुंचे, और पीटर ने संदेहपूर्वक पूछा कि क्या उन्होंने ये कदम बहुत जल्दी उठा लिया। लेकिन एडेन को पहले से ही ठीक ठीक पता था कि उसे क्या करना है, और वो फिर से लिंडा से मिला, जो संघ के मेहमानों का स्वागत कर रही थी। लिंडा ने उसे आश्चर्य से देखा, क्योंकि ये वही लड़का था जिसके पास अभी भी चिकित्सा अभ्यास की आधिकारिक अनुमति नहीं थी। वो हाल ही में यहां था, और यह स्पष्ट नहीं था कि वो इतने आत्मविश्वास भरे चेहरे के साथ इस जगह पर फिर से क्यों आया था। लिंडा का अभिवादन करने के बाद दोनों लड़के उस स्टैंड की ओर बढ़े जहां आधिकारिक अनुमति वाले शिकारियों के लिए नए कार्य लटके थे। उनके पास कार्यों का बड़ा चयन था, और प्रत्येक सफल समापन के लिए अच्छा इनाम देने का वादा करता था। इन कार्यों में एक बात समान थी, वे सभी एक ही जगह पर थे, जिसका मतलब था कि इस क्षेत्र में उत्परिवर्ती सक्रिय रूप से प्रकट हो रहे थे। राक्षसों की संख्या हर दिन बढ़ रही थी, और ये उन लोगों के पक्ष में था जिन्होंने जोखिमों के बावजूद शुरू किया काम पूरा करने का फैसला किया था। उसी क्षण लिंडा उनके पीछे प्रकट हुई, उन्हें याद दिलाते हुए कि अब राक्षस शिकार का मौसम अपने चरम पर था, और इसलिए संघ सक्रिय रूप से कार्य पोस्ट कर रहा था। शिकारियों की सुविधा के लिए इसी जगह पर एक तंबू शिविर स्थापित किया गया था, जहां वे आराम कर सकते थे और अगले शिकार के लिए तैयारी कर सकते थे। एडेन को यह विचार तुरंत पसंद आया, क्योंकि शिविर में कई साहसी थे जो उसकी मदद ले सकते थे। उनके रास्ते में आने वाले पहले कार्यों को लेते हुए लड़कों ने अपनी पसंद में देरी न करने और अपनी पहली आधिकारिक मिशन पर जाने का फैसला किया। जल्द ही वे तंबू शिविर में पहुंचे, जहां क्षेत्र के लगभग सभी शिकारी पहले से ही इकट्ठा हो चुके थे, और उनमें कई परिचित चेहरे थे। उनमें कुछ नए लोग भी थे जिन्होंने एडेन की क्षमताओं के बारे में सुना था और उसे शिकारियों के बीच देखकर खुश थे। इस क्षेत्र में लड़के जल्द ही नष्ट किए गए उत्परिवर्तियों के लिए इनाम प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि यहां विभिन्न स्तरों के राक्षसों से भरा हुआ था। हालांकि पश्चिमी हिस्सा शांत था। यहां इतने सारे राक्षस थे
कि उन्हें पूरी तरह नष्ट करने के लिए 10 शिकार मौसम भी पर्याप्त नहीं होते। अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा शिकारियों ने कहा, तो एडेन को जल्द ही नए मरीज मिलेंगे, क्योंकि अनुभवी शिकारी शायद हर दिन घायल होंगे। एडेन ने थोड़ा खिंचाव करने का फैसला किया, खासकर क्योंकि उसने अभी एक नया क्रॉसबो हासिल किया था और वह इसकी वास्तविक शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। सबसे पहले उन्होंने लोहे के चूहों से छुटकारा पाने का फैसला किया, क्योंकि ये उत्परिवर्ती इस क्षेत्र में बाकियों की तुलना में अधिक बार मिलते थे। ये राक्षस ऐसा लगता था कि जैसे ही वे शिविर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, तभी से उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मौत उनका पीछा कर रही थी। अपनी इन्वेंट्री की जांच करने के बाद एडेन को एक अधिसूचना मिली कि उसका क्रॉसबो उपयोग के लिए तैयार है और अब वो कार्रवाई में उतर सकता है। एडेन ने बिना समय गंवाए निकटतम उत्परिवर्तियों पर कई तीर दागे और प्रत्येक को मारने के लिए एक शॉट ही काफी था। जादुई तीरों की वजह से उसे सामान्य तीर ले जाने की जरूरत नहीं थी और इन प्रक्षेपियों का नुकसान अपेक्षा से कहीं अधिक था। हालांकि चूहों ने भूमिगत तेजी से चलने और अपनी शिकार के पैरों के नीचे अचानक प्रकट होने की क्षमता सीख ली थी। आखिरी क्षण में पीटर ने जोर से एडेन को चेतावनी दी कि चूहे किसी भी पल जमीन से बाहर कूद सकते हैं और उसे सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसा ही हुआ। और पहला शिकार पीटर था, जिसने उत्परिवर्तियों की इस नई क्षमता को पहले नोटिस किया। यह बुरी खबर थी, क्योंकि अब शांति से उत्परिवर्तियों को गोली मारने के बजाय एडेन को अपनी सर्वदृष्टि क्षमता का उपयोग करना पड़ा। साथ ही उसे पीटर की सुरक्षा के बारे में सोचना था, जिसके पास उसकी जैसी क्षमताएं नहीं थी। पीटर अपने दोस्त के लिए बोझ नहीं बनना चाहता था और उसने उसे अनदेखा करने, पहले की तरह शिकार जारी रखने को कहा। लेकिन जवाब देने के बजाय एडेन ने पीटर की पीठ में एक साथ 4 तीर दागे, ताकि जादुई औषधि की मदद से उसकी ताकत बहाल हो। यह थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन एडेन ने समझाया कि तीर पीटर की मदद के लिए थे, न कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। ये युद्ध तीर उन राक्षसों के लिए तैयार किए गए थे जो लड़कों को घेरे हुए थे, उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पीटर ने अपनी ताकत वापस पाने के बाद इतनी ऊर्जा का अनुभव किया कि अब कोई राक्षस उसके करीब नहीं आ सकता था। कुछ घंटों बाद लड़के साहसी संघ के भवन में ऐसी लूट के साथ लौटे जो संगठन के सबसे अनुभवी सदस्यों ने भी कभी नहीं देखी थी। यह विश्वास करना कठिन था कि ये 2 लड़के इतने सारे राक्षसों को नष्ट कर पाए, लेकिन मारे गए प्राणियों के मृत शरीर खुद ही सब कुछ बयान कर रहे थे। बिना समय गवाए एडेन ने सुझाव दिया कि वे तुरंत शिकारियों को उनके किए काम के लिए भुगतान करें, क्योंकि वे वास्तव में एक अच्छे शुल्क के हकदार थे। तंबू शिविर में 2 नए शिकारियों के बारे में बातें गूंज रही थी, जिन्होंने इतने सारे उत्परिवर्तियों को नष्ट किया था कि पहले कभी किसी ने ऐसा परिणाम हासिल नहीं किया था। हालांकि कुछ लोग थे जो लड़कों पर हंस रहे थे, क्योंकि उनके पास एक साधारण वैद्य के लिए भी पैसे नहीं थे। वास्तव में पीटर के चेहरे पर एक सामान्य पट्टी थी, जबकि अन्य शिकारी जादुई पुनर्जनन की मदद से जल्दी ठीक हो रहे थे। रात के खाने पर एडेन ने अपने दोस्त को बताया कि उसे मूर्खतापूर्ण बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वे नहीं जानते थे कि ये दोनों लड़ाई में कितने अच्छे हैं, लेकिन अगर वे उन्हें काम करते देखते तो वे तुरंत अपनी राय बदल लेते। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने समझाया कि ऐसे लड़कों पर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है और उनके लिए सहानुभूति रखना बेहतर है, क्योंकि वे अभी भी उतने ही मूर्ख हैं। इसके अलावा अभी उसने पास में उन मरीजों को देखा जो आज की लड़ाइयों में घायल हुए थे और उन्हें एक प्रतिभाशाली वैद्य की मदद की जरूरत थी। एक लड़के को स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने और अपने तंबू तक पहुंचने में असमर्थ था, क्योंकि उसका घाव बहुत गंभीर था और उसे तत्काल चिकित्सा ध्यान की जरूरत थी। सौभाग्य से ऐसा डॉक्टर एडेन था और यह मामला उसके लिए भाग्यशाली साबित हुआ, क्योंकि उसे सिस्टम के कार्य को पूरा करने के लिए कम से कम 5000 अंक जुटाने थे। रात के दौरान कई घायल शिकारी आए जिन्हें तत्काल मदद की जरूरत थी, और तंबू शिविर में वैद्य के अलावा और कौन उन्हें यह मदद दे सकता था। यह अंक और अनुभव इकट्ठा करने का समय था, और पीटर ने सुझाव दिया कि तुरंत इन लोगों की मदद के लिए जाए, क्योंकि वे अपनी पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए सब कुछ देने को तैयार थे। लेकिन किसी कारण से एडेन स्थिर खड़ा रहा और पीटर को समझ नहीं आया कि वो इतना शानदार अवसर क्यों चूक रहा था, जिससे बहुत सारे अनुभव अंक मिल सकते थे। हालांकि अब उसके लिए अन्य मरीज थे और उनमें से एक को ठीक करके वो उतना अनुभव प्राप्त कर सकता था जितना सामान्य रूप से 10 ऑपरेशनों के लिए मिलता। घायल शिकारी के करीब आकर उसने अपने दोस्त से पीछे हटने को कहा, ताकि वो अपने दोस्त की चोट की गंभीरता का आकलन खुद कर सके। इस व्यक्ति में, जो उसके सामने था, उसने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया जिसने हाल ही में उसका और उसके दोस्त का मजाक उड़ाया था। लेकिन अब वो हंस नहीं रहा था, क्योंकि संभवतः उसकी अपनी क्षमताएं इतनी गंभीर चोट से शिकारी को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
जैसे ही एडेन मरीज के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी बाहें और कंधे, जो जमीन पर पड़े थे, सबसे अधिक क्षतिग्रस्त थे। अपनी सर्वदृष्टि के साथ उसने तुरंत गंदे घावों को देखा जो संक्रमित होने शुरू हो गए थे और सड़न की प्रक्रिया शुरू करने की धमकी दे रहे थे। पास में खड़े सभी लोग ये देखने से अपनी नजरें नहीं हटा सके कि ये वैद्य कितने व्यवस्थित ढंग से काम कर रहा था, मानो उसने सैकड़ों ऐसी सर्जरी की हो। शिकारी के शरीर की कठोरता को देखते हुए एडेन ने महसूस किया कि उसे जंगली जानवरों के काटने के साथ साथ लकवे से भी निपटना होगा। पीटर जानता था कि केवल एक ही जानवर ऐसा था जो अपने शिकार को लकवा मार सकता था, लेकिन शिकारी के दोस्तों को विश्वास नहीं था कि ऐसा जानवर इन हिस्सों में रह सकता है। एडेन को यकीन था कि वो सही है और जंगली कुत्तों का लकवाग्रस्त जहर इतना अनोखा था कि यह सबसे बड़े जानवर को भी लकवा मार सकता था। इस राक्षस की एक विशिष्ट विशेषता थी जिसे केवल शिकार को देखकर और लगाए गए घावों की जांच करके आसानी से पहचाना जा सकता था। जहर से प्रभावित ऊतक अंदर से सड़ने लगते थे और जल्द ही जंगली कुत्ते का शिकार उस जगह के पास मृत पड़ जाता जहां घाव लगा था। और इस अभागे व्यक्ति की मदद करने का केवल एक ही तरीका था। हालांकि हेनरी ने चेतावनी दी कि बाहर से यह थोड़ा अजीब लगेगा। उसने अपना क्रॉसबो निकाला और सीधे उस शिकारी की ओर तान दिया जो वहां अपनी जिंदगी के आखिरी मिनट जी रहा था। लेकिन उसे ठीक करने के बजाय वैद्य ने अचानक भरे हुए क्रॉसबो को उसके सिर पर तान दिया। आखिरी सेकंड में शिकारियों ने उसे मनाने की कोशिश की, ये मानते हुए कि यह लड़का एक सच्चा मनोरोगी है, न कि वैद्य। केवल पीटर जानता था कि एडेन पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है और उसने सभी से डॉक्टर के काम में दखल न देने को कहा। लेकिन क्रॉसबो अभी भी एडेन के मरीज पर तना हुआ था, क्योंकि चिकित्सा औषधि को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए शरीर के कई हिस्सों पर एक साथ तीर दागना जरूरी था। मरीज के शरीर पर विभिन्न बिंदुओं पर 5 तीर दागकर एडेन को उम्मीद थी कि तीरों के सिरों में जड़ा जादू अधिकतम प्रभाव देगा। बाहर से इसे देखना मुश्किल था, खासकर उन लोगों के लिए जो इस तरह के उपचार विधियों के आदी नहीं थे और इस दृश्य के लिए तैयार नहीं थे। कई लोगों ने सोचा कि इस तरह वो मरीज को ठीक करने और उसे खड़ा करने के बजाय केवल मार डालेगा। लेकिन सारी शंकाएं जल्दी ही गायब हो गई जब लड़के के शरीर पर घाव ठीक होने लगे। उसकी त्वचा ने फिर से स्वस्थ रूप ले लिया, जिसने इस उपचार की प्रभावशीलता को साबित कर दिया। हाँ, यह लड़का लाश के लिए बहुत ज्यादा स्वस्थ दिख रहा था। भले ही कुछ सेकंड पहले उस पर 5 तीर दागे गए थे जिन्हें उसे मार देना चाहिए था। यहां तक कि उसका दोस्त, जो अंत तक सफलता में विश्वास नहीं करता था, ने पहली बार इतनी जटिल चोट का इतना तेजी से ठीक होना देखा। एडेन ने चुपके से समझाया कि जंगली कुत्ते के जहर की कमजोरी यह थी कि यह उसके उपचार में इस्तेमाल किए गए हवा के गुण के प्रति बहुत संवेदनशील था। इसके अलावा इन उत्परिवर्तियों का जहर हवा में निष्क्रिय हो जाता था और अगर घाव बंद कर दिए जाएं तो लकवाग्रस्त जहर शरीर से बाहर नहीं निकल सकता था। पीटर ने महसूस किया कि उसका दोस्त न केवल एक प्रतिभाशाली वैद्य था, बल्कि उसके पास ऐसी जानकारी भी थी जो दूसरों के लिए दुर्गम थी। हालांकि इस शिकारी की सारी परेशानियों का कारण उसका दोस्त था, जिसने अपनी क्षमता का दुरुपयोग किया, घावों को बंद करके चोट के परिणामों को और जटिल कर दिया। अगर ऐसे लोग इलाज से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करते तो कई लोग, जिनमें यह शिकारी भी शामिल था, शायद जीवित रहते। अब उसे कड़वा सच सुनना पड़ा कि अगर एडेन वहां न होता तो उसका दोस्त उस रात मर जाता। यह स्पष्ट हो गया कि लड़का सच बोल रहा था, क्योंकि जादू का उपयोग किए बिना उसने केवल क्रॉसबो का उपयोग करके शिकारी को ठीक कर दिया। अपमान सहन न कर पाने के कारण वो लड़का भागने लगा, ये महसूस करते हुए कि उसकी मूर्खता के कारण उसका वफादार साथी उस रात मर सकता था। घायल शिकारी का हाथ जल्द ही सामान्य हो जाना चाहिए, लेकिन सुबह तक उसे चुपचाप आराम करना था और अचानक हिलने डुलने से बचना था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक विवरण पीटर को अजीब लगा और उसने अपने दोस्त को इसके बारे में बताने का फैसला किया। आखिरकार अगर सोचा जाए तो कोई भी अकेले इतने खतरनाक स्थानों जैसे कि अंधेरे जंगल में शिकार करने नहीं जाता, लेकिन किसी कारण से यह शिकारी बिना साथियों के वहां अकेले गया। यह शब्द सुनकर शिकारी ने कहा कि उनके समूह पर राक्षसों ने हमला किया था और उसके बाद सभी अलग हो गए और जंगल में भाग गए। उसे एहसास हुआ कि वो एकमात्र भाग्यशाली था जो जीवित रहा और केवल एडेन की वजह से उसने फिर से रोशनी देखी। लड़कों ने एक डरावनी कहानी सुनी कि कैसे उन पर दर्जनों जंगली कुत्तों ने हमला किया था और शिकारियों के पास विरोध करने का जरा सा भी मौका नहीं था। यहां तक कि जंगली भेड़ियों के झुंड के लिए भी यह बहुत बड़ा समूह था, क्योंकि वे आमतौर पर छोटी संख्या में चलते थे और इतने बड़े झुंड में इकट्ठा नहीं होते थे। इसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी और एडेन को एक विचार आया।
इस विचित्रता का एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि वे एक दुर्लभ राक्षस पर ठोकर खा गए थे, जो अपनी प्रजाति के बाकियों से बहुत अलग था। यह दोनों के लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि अब वे न केवल अनुभव अंक प्राप्त कर सकते थे, बल्कि एक दुर्लभ राक्षस को भी मार सकते थे। जैसे ही पीटर जंगल में और गहराई में गया, उसने कहा कि ये सभी लोग शायद बहुत पहले मर चुके होंगे और जंगल में उनकी इस घुसपैठ से शायद एक भी जान नहीं बच सकती थी। लेकिन कुछ और कदम आगे बढ़ने पर लड़कों ने एक शोर सुना, जो स्पष्ट रूप से पीटर के अनुमान का खंडन कर रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ करीब आ रहे ध्वनियों को देखते हुए लड़के को एहसास हुआ कि राक्षसों से मुलाकात उनकी अपेक्षा से कहीं पहले होगी। वो गलत नहीं था, और ठीक उनके सामने दो दुर्लभ राक्षस थे, जो एक ही झटके में आखिरी बचे शिकारी पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। अपने क्रॉसबो को शक्तिशाली माना युक्त जादुई तीरों से लोड करते हुए एडन इन प्राणियों को रोकना चाहता था। उसका क्रॉसबो एक साथ कई तीर दाग सकता था, लेकिन इस बार दो तीर ही दो जंगली भेड़ियों के शरीर को भेदने के लिए काफी थे। एक सेकंड बाद मौत से आमने सामने आने के बजाय लड़के ने राक्षसों की लाशें देखी, जिन्होंने हाल ही में उसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की थी। लेकिन पीटर ने जो देखा वो किसी भी राक्षस से अधिक भयानक था, क्योंकि पहाड़ी के नीचे समूह के शिकारियों की लाशें पड़ी थी। ऐसा लगता था कि लड़कों ने जंगली भेड़ियों के क्षेत्र में प्रवेश किया था, जहां दर्जनों प्राणी रहते थे, जिसका मतलब था कि उनसे मुलाकात उनकी सोच से कहीं पहले हो जाएगी। लोगों और जानवरों के अवशेष जो शिकार बन गए थे, यहां लंबे समय से पड़े थे, क्योंकि हड्डियों में कोई ताजा लाश नहीं थी। पीटर जानता था कि जंगली कुत्ते ताजा शिकार नहीं खाते, बल्कि सड़े हुए मांस को पसंद करते थे, जिसका मतलब था कि जंगल में कोई और प्राणी था, और उसका अनुमान सही निकला। इन शब्दों के बाद एडन ने राक्षसों की गुर्राहट सुनी, जो भेड़ियों की सामान्य गुर्राहट से बहुत अलग थी। ये प्राणी सड़ा हुआ मांस नहीं खाते थे और शिकार को मारने के तुरंत बाद खा जाते थे। केवल एक ही प्राणी ऐसा व्यवहार करता था, और उसका पंजा ठीक उनके बगल में प्रकट हुआ। यह स्पष्ट था कि एक दुर्लभ राक्षस, एक सड़ते जंगली कुत्ते से मुलाकात हो चुकी थी, और जो कोई भी इसे व्यक्तिगत रूप से देखता, वो इस दृश्य को जीवन भर याद रखता। मरे हुए प्राणी वे थे, जो काले जादू के माध्यम से फिर से जीवित हो गए थे, और पूरे विश्व में कोई ऐसे प्राणी नहीं थे जिनसे पुजारी अधिक घृणा करते थे। ये वही प्राणी थे जो लड़कों पर झपट रहे थे, और एडेन जानता था कि उसके क्रॉसबो को एक उपयुक्त काम मिल गया था। अब उसे और पीटर को इन प्राणियों से निपटना था, जिनके शरीर लंबे समय से सड़ चुके थे और मांसपेशियों और फर के बजाय केवल सफेद हड्डियां बाहर निकली हुई थी। दूर से ऐसा लग सकता था कि प्रत्येक प्राणी एक साधारण भेड़िया है, लेकिन करीब से यह स्पष्ट हो गया कि राक्षस ने अपनी सामान्य शक्ल बहुत पहले खो दी थी। ये प्राणी अक्सर झुंड में शिकार करते थे और अपने शिकार पर तब हमला करते थे जब उनकी संख्या कहीं अधिक होती थी। शिकार वही शिकारी हो सकता था जो एकमात्र जीवित बचा था, अगर एडेन और पीटर जंगल में न आए होते। पीटर सबसे पहले राक्षसों के रास्ते में आया और अपनी तलवार के एक झटके से कई उत्परिवर्तियों को पीछे फेंक दिया। यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि मुख्य उत्परिवर्ती के पास इतने सारे जीवित पशु थे कि लड़ाई लंबी होने का वादा करती थी। सबसे बुरी बात यह थी कि पीटर ने उस राक्षस को देखना बंद कर दिया जो उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन केवल एडेन ने इसे नोटिस किया। उसने अपने दोस्त को जोर से चेतावनी दी, ये उम्मीद करते हुए कि वो सुनेगा और समय पर झुकेगा। सौभाग्य से एडेन ने समय पर चिल्लाया, और जब निशाना क्रॉसबो के लिए आसान शिकार बन गया, उसने उत्परिवर्ती पर तीर दागा। एक बार फिर उसने पीटर की जान बचाई, और अब युवक समझ गया कि वो इस वैद्य का ऋणी है। लेकिन कृतज्ञता के बजाय एडेन ने फिर से पीटर पर कई तीर दागे, जिनमें शक्तिशाली चिकित्सा माना था। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने सुझाव दिया कि तीरों को रेबीज का टीका मान लिया जाए अगर कोई भेड़िया पीटर को काटने में कामयाब हो गया। हालांकि आराम करना असंभव था, क्योंकि एक मांस की चक्की शुरू हो चुकी थी, जिसमें हर देरी जानलेवा हो सकती थी। राक्षस सभी दिशाओं से हमला कर रहे थे, और यह अच्छा था कि एडेन ने पीटर को जादुई तीरों से टीका लगाने का सोचा जब उसने अपने शरीर में नुकीले दांत महसूस किए। लेकिन इसके तुरंत बाद पीटर के चारों ओर ऊर्जा सक्रिय हो गई, जिसने प्राणियों के किसी भी प्रहार को बेकार कर दिया। शिकार को मारने के बजाय प्रत्येक राक्षस को तलवार का ऐसा प्रहार मिला जिससे वे बच नहीं सके। मरे हुए प्राणी किनारे से देख रहे थे, ये उम्मीद करते हुए कि भेड़िए मारे जाएंगे और उनके शरीरों को कठपुतलियों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। वो चुप रहा, क्योंकि जीतने के लिए लड़ाई में उतरने की जरूरत नहीं थी। पीटर राक्षसों से निपटता रहा, यह महसूस करते हुए कि वो उसी प्राणी को दूसरी बार मार रहा था। मुख्य उत्परिवर्ती का जादू काम कर रहा था, क्योंकि वे भेड़िए जो हाल ही में मरे थे फिर से उठने लगे और एक भयावह आभा उत्सर्जित करने लगे। ऐसे प्राणियों से साधारण तरीकों से लड़ना असंभव था, और लड़कों को समझ आया
कि उन्हें कुछ नया सोचना होगा। मुख्य उत्परिवर्ती, एक मृतोत्थानक, आसानी से मृतकों को पुनर्जनन कर सकता था और उन्हें शिकार पर लगा सकता था। एक समय पर भेड़ियों ने लड़कों को हर तरफ से घेर लिया और लड़ाई खत्म करने का एकमात्र तरीका उस राक्षस को मारना था जो उन्हें पुनर्जनन कर रहा था। लेकिन हर बार जब लड़का राक्षस को मारने की कोशिश करता, उसका रास्ता एक मृत भेड़िया रोक देता और तीर अपने निशाने से चूक जाता। पीटर ने राक्षसों का ध्यान भटकाने का फैसला किया ताकि एडेन को मुख्य उत्परिवर्ती के करीब पहुंचने का मौका मिले। वो इतना आत्मविश्वास में था कि एडेन ने इस अजीब व्यवहार को नोटिस किया, क्योंकि आमतौर पर पीटर हमेशा हर कदम की गणना करता था। पीटर हमेशा एक कमजोर जादूगर जैसा लगता था, लेकिन वास्तव में उसका अनुभव और ताकत ऐसी थी कि कोई भी शिकारी उससे ईर्ष्या करता। अपनी उंगली ऊपर उठाकर उसने राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया जो मुख्य नेता को ढक रहे थे। उसने जोर से चिल्लाया, ये उम्मीद करते हुए कि उत्परिवर्ती चाल को समझ नहीं पाएंगे और उस पर झपटेंगे। कुछ देर तक राक्षस केवल अपने शिकार को देखते रहे जो उन्हें बुला रहा था, मानो वो उनका भोजन बनना चाहता हो। जब उत्परिवर्ती लड़के पर झपटे और लगभग उस तक पहुंच गए, पीटर विपरीत दिशा में दौड़ा। अब जाकर मुख्य उत्परिवर्ती को एहसास हुआ कि पीटर एक पूर्वनियोजित योजना के अनुसार काम कर रहा था। क्लारा के अनुसार दुर्लभ राक्षस की शक्ति का स्रोत अवशेष थे और यही वो जगह थी जिसे पहले मारना जरूरी था। उसने सलाह दी थी कि अगर भविष्य में लड़के को इसके साथ कोई समस्या हो तो पहले इस उत्परिवर्ती अवशेष को ढूंढ ले। बिना जरूरत के लड़ना बेकार था, खासकर यह देखते हुए कि प्राणी बहुत पहले मर चुका था, जिसका मतलब था कि इसे केवल इस तरह मारा जा सकता था। सर्वदृष्टि की क्षमता को सक्रिय करके लड़के ने तुरंत वही अवशेष ढूंढ लिया जो उत्परिवर्ती का कमजोर बिंदु था। अवशेष उसकी गर्दन पर था और उसे केवल राक्षस की गर्दन को भेदना था और जीत हासिल करनी थी। और ऐसा ही हुआ। अगले ही क्षण उसके बगल में पहुंचकर एडेन ने राक्षस को तलवार से भेद दिया। उसे अपनी नई फेंकने की क्षमता का उपयोग करना पड़ा ताकि राक्षस के सामने तेजी से पहुंचा जाए और उसे एक भी मौका न दिया जाए। लेकिन फिर उसने देखा कि उत्परिवर्ती अजीब व्यवहार करने लगा और उसे संदेह हुआ कि इस जानवर ने इस क्षण के लिए कुछ और छिपा रखा था। इसी समय उसके बगल में झाड़ियों में कुछ हिला और एडेन को एहसास हुआ कि मृतोत्थानक आज की लड़ाई के लिए अच्छी तरह तैयार था। पता चला कि राक्षस ने अपनी असली शक्ल को एक और लाश के नीचे छिपा रखा था और इसे मारने के बजाय एडेन ने केवल उत्परिवर्ती की नकली गुड़िया को नष्ट किया। इससे सवाल उठा कि असली राक्षस कहाँ था, जो पास ही कहीं छिपा होना चाहिए था। इसी क्षण उसने अपना मुख्य हथियार खो दिया, जो उसके हाथ से छिटक कर एक तरफ फेंका गया। और अब जीत का जश्न मनाने के बजाय लड़के ने एक और ज़ॉम्बीफाइड जानवर को देखा जो मृत था और उसका क्रॉसबो अब मदद नहीं कर सकता था। मुख्य उत्परिवर्ती को एहसास हुआ कि लड़के ने उसके अवशेष पर हमला करने की हिम्मत की और किसी तरह पता लगा लिया कि उसका कमजोर स्थान कहां छिपा था। लेकिन क्रॉसबो के बिना वो कुछ सेकंड पहले की तुलना में कहीं कमजोर हो गया था। इसलिए जानवर ने छाया से बाहर निकलकर खुद को दिखाने का फैसला किया। हाल ही में एडेन दुर्लभ उत्परिवर्ती का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन अब अपने सर्वश्रेष्ठ हथियार के बिना ड्रेबी पहले से ही राक्षस की तरफ था। अपना विशाल मुंह खोलते हुए उत्परिवर्ती एडेन को जिंदा निगलने के लिए तैयार था और लड़के को पहले से सोचना था कि ऐसी स्थिति से कैसे बचा जाए। लेकिन सौभाग्य से मिशन पर जाने से पहले एडेन ने एक और चतुर चाल तैयार की थी और क्रॉसबो तेजी से हवा में गायब हो गया। अगले ही सेकंड ये फिर से उसके हाथ में प्रकट हुआ, जैसे कि लड़के ने अपना मुख्य हथियार पूरे समय नहीं छोड़ा हो। फिर एक तेज हलचल के साथ उसने क्रॉसबो को पुनर्जनन किए गए उत्परिवर्ती के खुले मुंह में तान दिया और एक अनुभवी योद्धा की हर क्षमता दिखाने के लिए तैयार था। इस राक्षस को कोई और शिकार चुनना चाहिए था, क्योंकि इसने एडेन को एक साधारण शिकारी समझ लिया जिसे उत्परिवर्ती बिना प्रयास के निपटा देता था। ट्रिगर खींचते हुए लड़के ने देखा कि राक्षस के सड़े हुए दिमाग के टुकड़े उड़ गए और वो निश्चित रूप से इस शॉट से बच नहीं सकता था। काम हो गया था और अब केवल पीटर को मृत उत्परिवर्तियों के ढेर से बाहर निकालने में मदद करना बाकी था, जिसके नीचे लड़का इस पूरे समय पड़ा था। लड़के ने सोचा कि ये राक्षस उसे अपने वजन से कुचल देंगे, लेकिन दोनों इस नरसंहार से बच गए और मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया। लेकिन एडेन के हाथ में एक मानव हाथ देखकर पीटर ने किसी कारण से सोचा कि एडेन ने अपना ही हाथ उखाड़ लिया था। हालांकि ये एक पंजा था जो उत्परिवर्ती के असली शरीर को ढक रहा था। अब उन्हें जितनी जल्दी हो सके तंबू शिविर में वापस जाना था, जहां शायद कई शिकारी जिन्हें उसकी मदद की जरूरत थी पहले से ही इकट्ठा हो चुके थे। लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, उनके सामने लोगों का एक पूरा समूह प्रकट हुआ जो लड़ाई की प्रगति देख रहा था। इल्स ने पुवेंट पास सैवोर सीई की से पैसेट डांसले कैंपमेंट मैसलिटेट क्लेक्यूल्स वूलेंट पार्ले सेड्यूसमेंट। ये पुजारी थे जिनका नेतृत्व एक युवा पुजारी कर रहा था
जिसने इस वैद्य की प्रतिभा को लंबे समय से नोटिस किया था। कुछ देर के लिए शिविर में सन्नाटा छा गया और शिकारी अपने तंबुओं में भागे कल की छंटाई के लिए तैयारी करने लगे। लेकिन पहले एडन को अपने हाथ का ध्यान रखना था और वो अपनी हथेली पर घाव को एक साथ जोड़ने के लिए कुछ टाके लगाने जा रहा था। जादुई धागे से गुजरने वाली सुई को पकड़कर लड़के को पता था कि यह कुछ समय के लिए काफी होगा। हालांकि बाद में उसे यह प्रक्रिया दोहरानी पड़ती। वो अपने दूसरे हाथ से बाकी हिस्से को टांग सका और जल्द ही ऑपरेशन लगभग पूरा हो गया। अपने हाथ को देखकर उसे एहसास हुआ कि ऑपरेशन सफल रहा और उसने घाव को खुद टांग लिया था। हालांकि पीटर समझ नहीं पाया कि उसने उस शिकारी से मदद क्यों नहीं मांगी जिस पर एडन ने हाल ही में सर्जरी की थी, क्योंकि शिकारी उसका ऋणी था। वास्तव में एडन को अन्य वैद्यों पर निर्भर रहना पसंद नहीं था और वो सब कुछ खुद करना पसंद करता था। अपनी चादर ओढ़कर उसे एहसास हुआ कि बाहर उसका इंतजार किया जा रहा था और उसने अपने दोस्त को तंबू में रहने और बाहर न आने का आदेश दिया। और पता चला कि प्रतिनिधि मंडल के साथ आया युवा पुजारी पहले से ही प्रवेश द्वार पर था और इस प्रसिद्ध वैद्य से मिलकर खुश था। उसने इतने औपचारिक ढंग से अपना परिचय दिया कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा डींगे हाँक रहा हो। लेकिन एडन ने यह नहीं दिखाया कि वो ये समझ गया और उसने सौम्यता से जवाब दिया। उसके साथ कई और लोग आए थे और एडन को नहीं पता था कि उसे जल्द ही इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। उनमें से कुछ तो एडन के पास आने से भी डर रहे थे, क्योंकि उसके बारे में अफवाहें लंबे समय से बस्ती से बाहर फैल चुकी थी। उनके शब्द सुनकर कार्नील, जैसा कि पुजारी का नाम था, ने उन्हें तुरंत चुप रहने और जोर से बोलने में सावधानी बरतने का आदेश दिया। उसने तुरंत अपने अधीनस्थों की ओर से एडन से माफी मांगी, ये जानते हुए कि उसे एक ऐसे वैद्य से बात करने का सम्मान प्राप्त है जो उनके चर्च के सर्वोच्च श्रेणी के पुजारी से भी अधिक शक्तिशाली था। तभी एडन को एहसास हुआ कि वास्तव में इस पुजारी को किसने उसके पास भेजा था और उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि पवित्र पिता कैसे हैं। कुछ समय बाद वे उस जगह पर गए जहां उन्होंने हाल ही में मरे हुए प्राणियों का सामना किया था, ताकि स्थिति का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया जाए। एक लड़के ने जो देखा वो इतना भयानक था कि वो सभी के सामने उल्टी करने ही वाला था। टुकड़े टुकड़े की गई मृत लाशों के अलावा उस जगह पर सड़े हुए मांस की भयानक गंध थी और एक अप्रशिक्षित व्यक्ति वहां लंबे समय तक शायद ही टिक पाता। कौन सोच सकता था कि उन पहाड़ों में जहां ये लोग हाल ही में लड़कों की तरह उछल कूद कर रहे थे, ऐसा भयावह दृश्य हो सकता है। कार्निल ने पहली टीम को शेष काले जादू को शुद्ध करने का आदेश दिया, जबकि दूसरी टीम ने क्षेत्र की टोली और लाशों को शिविर में वापस ले गई। उसने एक टीम को सभी अपवित्र अवशेषों को इकट्ठा करने और उन्हें राख में जलाने का आदेश दिया। जल्द ही उस जगह पर एक पवित्र ज्वाला प्रज्वलित हुई और मृत उत्परिवर्ती लाशों का पूरा ढेर जल गया, जिससे अंधेरी आत्माएं मुक्त हो गई। अगर लाशों को जमीन पर छोड़ दिया जाता तो मरे हुए प्राणी जल्द ही फिर से उठ सकते थे, खासकर अगर मृतोत्थानक ने पुनर्जनन जादू का उपयोग किया होता। जब समारोह खत्म हुआ तो युवा पुजारी एडन के पास एक अनुरोध लेकर आया जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो व्यक्तिगत रूप से उस दुर्लभ राक्षस के शरीर को देखना चाहता था जिसे एडन ने हाल ही में नष्ट किया था और उस प्राणी का करीब से अध्ययन करना चाहता था। लड़के के पास चर्च से कोई रहस्य नहीं था, इसलिए उसने आसानी से अनुरोध पूरा किया और राक्षस की लाश दिखाई। राक्षस से निकलने वाली घृणित गंध ये संकेत दे रही थी कि ये उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि एक मृतोत्थानक के काले जादू के प्रभाव में ऐसा हो गया था। फिर कार्नील ने युवा वैद्य से इस शरीर को चर्च को सौंपने के लिए कहा और उसका अनुरोध थोड़ा अजीब लगा। वो वास्तव में इस शरीर को अनुसंधान के लिए ले जाना चाहता था, ताकि चर्च इस मरे हुए प्राणी के प्रकट होने का कारण समझ सके और शायद इसके खिलाफ लड़ने का तरीका ढूंढ सके। एडन बिना इनाम के ऐसा नहीं कर सकता था और उनके चर्च में निर्मित पवित्र जल उसकी मदद के लिए इनाम हो सकता था। यह पवित्र जल आमतौर पर भोर के वेदी पर रखा जाता था और पवित्र पिता पूरे 1 साल तक प्रार्थना करते थे ताकि इस द्रव की कम से कम एक बोतल प्राप्त हो सके। वो जादुई जल जो साधारण द्रव से परिवर्तित होता था, एक पात्र में रहते हुए भी दैवीय शक्ति विकीर्ण करता था। एक शिकारी ने एडन को चेतावनी दी कि ऐसा जल पैसे से नहीं मिल सकता था और इसे केवल एक उच्च श्रेणी के पुजारी के हाथों से ही प्राप्त किया जा सकता था। प्रस्ताव आकर्षक था क्योंकि एडन ने हाल ही में गलती से अपनी कलाकृति तोड़ दी थी और वो पहले से ही सोच रहा था कि वो इसके बिना रह जाएगा। लेकिन ये जल एक अच्छा विकल्प हो सकता था। एडन ने कार्नील को वह दिया जो उसने मांगा और चर्च की मदद करके खुश था, क्योंकि उनका एक साझा दुश्मन था। लेकिन बातचीत यही खत्म नहीं हुई और पुजारी ने मुख्य चर्च की ओर से एडन से कुछ और शब्द कहना चाहा। उसने एडन को धन्यवाद दिया कि उसने पतित प्राणियों को नष्ट करने में जो प्रयास किए वो केवल वही कर सका जो पिछले सभी शिकारी करने में असफल रहे थे। एक ऐसी लड़ाई में जहां एडन ने अकेले ही क्रुद्ध राक्षसों के पूरे झुंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो विजयी हुआ
और उसने चर्च के सभी प्रतिनिधियों का सम्मान अर्जित किया। कृतज्ञता में कार्नील ने एडेन के सामने झुककर अभिवादन किया और बाकी सभी सेवक उसके उदाहरण का पालन करने लगे। हालांकि प्रतिनिधिमंडल में कुछ ऐसे लोग थे जो एडेन की ईमानदारी पर संदेह करते थे। हालांकि उन्होंने कार्नील के शब्दों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और वे भी झुके। एक वैद्य के रूप में एडेन मरे हुए प्राणियों के दुष्ट स्वभाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वही किया जो उसकी स्थिति में कोई भी व्यक्ति करता। अगली सुबह एडेन अपनी इच्छा से पहले जाग गया, क्योंकि उसने हाल के अनुभवों के बाद आराम करने की योजना बनाई थी। हालांकि शिविर के प्रवेश द्वार से आ रही जोरदार आवाज ने संकेत दिया कि उसे आराम नहीं मिलेगा। बिस्तर से उठते हुए उसे एहसास हुआ कि वो एक प्रसिद्ध वैद्य बन चुका था और अब शायद वो अपने बाकी जीवन में ध्यान से बच नहीं पाएगा। लेकिन वो रोरट को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो साहसी संघ की शाखा का प्रबंधक था और उसका बहुत प्रभाव था। एक कप चाय पर रोरट ने कहा कि उसने एडेन के कारनामों के बारे में बहुत सुना था और उसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर खुशी हुई। वो एडेन पर गर्व करता था, ये जानते हुए कि उसने हाल ही में कितना कुछ झेला था। एडेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसे इस व्यक्ति से मिलकर खुशी हुई, ये महसूस करते हुए कि वो इस बातचीत के लिए लंबा रास्ता तय कर आया था। हालांकि वास्तव में एडेन इन सभी बातचीत को व्यर्थ मानता था, क्योंकि वो रूपर्ट के छिपे इरादों को जानता था। रूपर्ट हमेशा एक अक्षम व्यक्ति रहा था, जिसे केवल लालच चलाता था और संघ के भीतर उसकी प्रतिष्ठा खराब थी। शिकारी शिविर में आने के पीछे उसके निश्चित रूप से छिपे मंसूबे थे और वो पहले से ही कुछ चालाक योजना बना रहा था। उसके सहायक ने बताया कि एडेन को गांव की शांति और समृद्धि में योगदान के लिए एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक ऐसा पुरस्कार जिसका हर शिकारी सपना देखता है। और पैकेज खोलते ही एडेन ने जीवन शक्ति के अर्क की एक शीशी देखी, जो उसका इनाम बनी। एडेन ने समझाया कि सहन शक्ति की औषधि बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मशरूम एक दुर्लभ और मूल्यवान सामग्री है, जो जादुई औषधियों के लिए उपयोगी है। ये मशरूम महंगे थे, क्योंकि उनकी औषधियां सहन शक्ति को अधिकतम बढ़ा देती थी और प्रभाव लगभग तत्काल होता था। ये सुनकर एडेन को एहसास हुआ कि ये वही औषधि थी जिसकी उसे जरूरत थी, और उसे मुफ्त में पाकर वो खुश था। और रूपर्ट के आश्चर्य के लिए एडेन ने अपनी सहन शक्ति को बहाल करने के लिए पूरी शीशी पी ली, जो काफी कम हो गई थी। औषधि खत्म करने के बाद एडेन ने रूपर्ट को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अमृत ने वास्तव में उसकी ताकत वापस लाने में मदद की। इसके बाद उसने खाली शीशी को फर्श पर फेंक दिया और ये सबके सामने टूट गई। ये एक अजीब कदम था, लेकिन एडेन ने अपनी नजरें अपने वार्ताकार से नहीं हटाई और बातचीत के मुख्य बिंदु पर आने का फैसला किया। वो समय बर्बाद करने के लिए बहुत थक गया था और उसने सुझाव दिया कि सीधे मुद्दे पर आए, ये सवाल पूछते हुए कि रूपर्ट शिविर में क्यों आया था। एडेन को एहसास हुआ कि रूपर्ट भोर के पवित्र जल के लिए आया था, ये जानते हुए कि कार्नील ने कल उसे कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में इसकी एक शीशी दी थी। रूपर्ट मुस्कुराया, ये महसूस करते हुए कि अब चीजें आसान हो गई, क्योंकि उसे अपने इरादों को एडेन से छिपाने की जरूरत नहीं थी। पवित्र जल प्राप्त करना मुश्किल था, यहां तक कि भारी राशि चुकाने के बाद भी, लेकिन रूपर्ट बदले में कई मूल्यवान वस्तुएं देकर सौदा कर सकता था। और अचानक उसने कहा कि वो एडेन की उत्पत्ति को पूरी तरह जानता है और वह एक दूसरी दुनिया से आया है। वो जानता था कि एडेन उन लोगों में से एक है जो अपनी मर्जी के खिलाफ इस दुनिया में आए, किसी दूसरी जगह से यहां खींचे गए। यह समझना मुश्किल था कि उसे यह सब कैसे पता था, लेकिन रूपर्ट के चेहरे के हावभाव से साफ था कि वो हल्के में लेने वाला व्यक्ति नहीं था। रूपर्ट अपनी चाय पीता रहा, शांति से बात करते हुए, जैसे कि यह उसके लिए एक सामान्य बात हो। दूसरी दुनिया से आए सभी लोगों के पास विशेष शक्तियां थी, लेकिन उनकी उत्पत्ति के कारण हमेशा चिंता का कारण बनते थे। इसलिए एडेन साहसी संघ से आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सका और लंबे समय तक खुलकर चिकित्सा का अभ्यास नहीं कर सका। लेकिन अगर एडेन रूपर्ट को पवित्र जल देने के लिए सहमत होता, तो वो उसे प्रतीक और संरक्षण में मदद करने का वादा करता, जब तक कि वो फिर से घर वापस न लौट जाए। ये एक अप्रत्याशित प्रस्ताव था और एडेन नहीं जानता था कि उस व्यक्ति को क्या कहना है जो अपने घृणित व्यवहार के लिए जाना जाता था। रूपर्ट को कभी नियमों की परवाह नहीं थी और भले ही एडेन प्रतीक नहीं पहन सकता था, उसने इसे आसान बनाने का वादा किया। अगर एडेन ने रूपर्ट का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसकी शर्तों पर सहमत हो गया, तो वो एक कुलीन परिवार के लिए वैद्य बन सकता था। दूसरे शब्दों में, उसे अपना जीवन बदलने और उस गहराई से बाहर निकलने का मौका मिला जहां वो लंबे समय से फंसा हुआ था। अगर प्रबंधक को जल मिल जाता, तो वो एक बेहतर जगह पर जा सकता, इस दूरस्थ गांव को छोड़कर राजधानी की ओर बढ़ सकता। उसका आश्चर्य सोचिए, जब लड़के ने अचानक इतने उदार प्रस्ताव को ठुकरा दिया और रूपर्ट ने तो अपनी चाय की प्याली भी गिरा दी। उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने पहले ही खुद को एक अच्छा वैद्य साबित कर दिया था और उसका कोई इरादा संदिग्ध सौदों में पड़ने का नहीं था, खासकर
जब उसे खुद पवित्र जल की जरूरत थी। संरक्षण की बात करें तो लड़के को इस दुर्लभ विशेषाधिकार में कोई रुचि नहीं थी और वो खुद ही सब कुछ संभाल सकता था। एडेन जानता था कि शाखा प्रबंधक का अपने परिवार में बहुत कम प्रभाव था और उस व्यक्ति ने जिन सभी लाभों की बात की वे उसे नगण्य लगे। हाँ, ये सिर पर सीधा प्रहार था, क्योंकि युवक ने न केवल प्रस्ताव ठुकरा दिया बल्कि रूपर्ट की कमजोरी को गंभीर समस्याओं के सामने भी उजागर कर दिया। रूपर्ट की धमकी भरी चीख शिविर से 1 मील दूर तक सुनाई दी और सहायक को अपने मालिक को शांत करने में लंबा समय बिताना पड़ा ताकि वो ज्यादा न बोल दे। जब पीटर को इस घटना का पता चला तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके दोस्त ने गंभीरता से रूपर्ट जैसे उच्च पदस्थ व्यक्ति के समर्थन को ठुकराने का फैसला किया। लेकिन अगर एडेन ने वो निर्णय लिया था तो पीटर उसे दबाव डालकर या मनाने की कोशिश नहीं करना चाहता था। अचानक एडेन ने पीटर के हाथ में एक रक्त पत्थर देखा जो हमले की शक्ति को काफी बढ़ाता था। एडेन को एहसास हुआ कि रूपर्ट ने अच्छी तैयारी की थी, क्योंकि उसने उसके दोस्त को रिश्वत दी थी ताकि वो एडेन को सही निर्णय लेने के लिए मना सके। उसी क्षण बस्ती में घंटियों की तेज आवाज सुनाई दी जो पूर्व से राक्षसों के हमले की घोषणा कर रही थी और सभी को शिविर की रक्षा के लिए तैयार होना पड़ा। जल्द ही राक्षस सभी दिशाओं से आ रहे थे और जंगली उत्परिवर्तियों की पूरी भीड़ उत्तरी और दक्षिणी दिशाओं से जंगल से बाहर निकली। शिकारियों को इस आसन्न खतरे को रोकना था। हालांकि उत्परिवर्तियों की संख्या को देखते हुए यह पिछले दुर्लभ राक्षस के साथ लड़ाई की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। ऐसा लग रहा था कि इन उत्परिवर्तियों का कोई अंत नहीं होगा और जंगल से हमलों की और भी लहरें निकल रही थी। इनमें से प्रत्येक जानवर शक्तिशाली था और एक राक्षस को मारने के लिए कम से कम 3 शिकारियों की जरूरत थी। यह अच्छा था कि एडेन के पास एक नया क्रॉसबो था जो उसे अन्य शिकारियों की तुलना में अधिक उत्परिवर्तियों से निपटने की अनुमति देता था। पीटर के पास भी एक नया पवित्र कलाकृत था और अब वो पहले की लड़ाइयों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन कर सकता था। रक्तनाड़ी कौशल को सक्रिय करने के बाद उसे उस वस्तु से मिलने वाली ताकत का एहसास हुआ। अब उसकी हमले की शक्ति लंबे समय तक बढ़ गई थी और उसे अपनी पूरी ताकत से जितना हो सके उतने उत्परिवर्तियों को नष्ट करना था। एडेन को देखकर ऐसा लगता था जैसे उच्च स्तरीय उत्परिवर्तियों से लड़ना उसके लिए आसान था और वो अपनी तलवार इस तरह चलाता था जैसे वो बस इन राक्षसों के हमले का इंतजार कर रहा हो। ये अन्य शिकारियों के बारे में नहीं कहा जा सकता जिनके पास पवित्र कलाकृतियां नहीं थी और उन्हें सामान्य तलवारों से लड़ना पड़ता था। विशाल राक्षस अपनी विशालता के कारण जो काले जादू ने उन्हें दी थी किसी को भी कुचल सकते थे। भालू के पंजे का एक झटका एक के बाद एक शिकारी को मार रहा था और किनारे खड़े तीरंदाज उसकी चमड़ी को भेद नहीं पा रहे थे। प्रत्येक तीर जो विशाल के शरीर पर लगता वो और भी आक्रामक हो जाता और ऐसा लगता था कि वो नए हमले के लिए केवल क्रोध प्राप्त कर रहा था। हालांकि पीटर एक पल के लिए असमंजस में था। एडेन ने इस शक्ति प्रदर्शन की उम्मीद की थी और राक्षसों से लड़ने के लिए कुछ बेहतर तैयार किया था। अब वो हाल ही में नष्ट किए गए चूहे के इस्पाती पंजों से तीर बना सकता था और एक नई क्षमता का उपयोग कर सकता था। एक विशाल उत्परिवर्ती भालू के शरीर में तीर दागने के बाद एडेन को एहसास हुआ कि ऐसा प्रहार एक साधारण मच्छर के काटने जैसा नहीं होगा और शायद दूसरी कोशिश में वो इसे मार देगा। अपने शॉट से एडेन ने अन्य शिकारियों को भालू पर हमला करने का मौका दिया क्योंकि ये अपनी रक्षा कम करने के बाद कमजोर हो गया था। राक्षस पर अपनी तलवार से एक शक्तिशाली प्रहार करने के बाद पीटर ने जोर से अपने दोस्त को कार्रवाई करने का आदेश दिया क्योंकि अब उसकी बारी थी। हाँ, ये एक शानदार टीम थी और बिना समय गवाए एडेन पहले से ही जानता था कि उसे क्या करना है। जमीन से जोर से धक्का देकर और हवा में उछलकर उसने राक्षस को ठीक अपने सामने देखा जो प्रहार से बच नहीं सकता था। शक्तिशाली फेंकने के कौशल का उपयोग करते हुए वो तेजी से उत्परिवर्ती के पास पहुंचा, उस पर एक खंजर फेंका और सबसे कमजोर बिंदु पर सटीक निशाना लगाया। एक सेकंड बाद एक तेज खंजर ने राक्षस के शरीर को भेद दिया और उसने इतनी जोरदार मृत्यु की चीख निकाली कि यह दूर दूर तक सुनाई दी। अब यह स्पष्ट था कि उत्परिवर्ती भालू फिर कभी शिकारियों और बस्ती वालों की जान को खतरे में नहीं डाल सकेगा। शिकारी पूरी शाम एडेन के चतुर हमले पर चर्चा करते रहे और एक बार फिर उसकी प्रतिभा के कायल हो गए। पीटर को आज के काम पर गर्व था क्योंकि अब गांव उन्हें उन नायकों के रूप में बात करेगा जिन्होंने बस्ती की रक्षा की। अच्छी खबर यह थी कि उन्होंने इस लड़ाई के लिए अनुभव अंक अर्जित किए थे और अब रूलेट खेल सकते थे जो एडेन का पसंदीदा शगल बन गया था। खेल के बाद एडेन को एहसास हुआ कि सिस्टम विंडो उसे कोई मूल्यवान वस्तु नहीं देगी और पीटर ने उसका हौसला बढ़ाया, वादा करते हुए कि अगली बार उसे जरूर भाग्य मिलेगा। अचानक एक युवक जो लंबे समय से रोरट के लिए काम करता था उनके पीछे दौड़ा और उसे एडेन को तत्काल खबर देनी थी। दोनों लड़कों के प्रयासों के कारण
बस्ती के निवासियों ने एक आपदा से बचाव किया और यह नजरअंदाज नहीं हुआ। इस घटना के कारण कई चीजें स्थगित हो गई और पुजारियों ने एडेन और उसके दोस्त के स्वास्थ्य के लिए पूरी रात प्रार्थना करने का वादा किया, जिससे उनकी क्षमताएं मजबूत होनी चाहिए थी।